जे कृष्णमूर्ति आ, एक लेमैन की नज़र से देखें तो कौन है? यूरोप में इलीट क्लास जिसे कहते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनमें ये एक हॉट टॉपिक है। फैशन में जिसे कहते हैं इन है ये फैशन, वैसे ये इन है ये टॉपिक। इनकी खास बात क्या है कि इनकी खास बात ये है कि अदरवाइज किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास में लोग जाते हैं तो वो एकदम परफेक्टली बोलेंगे, आप ये दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है, आप ऐसे करोगे तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया काम होगा, आप ऐसे कर दोगे तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया काम होगा। मैं बहुत थोड़ा मजाक में बोल रही हूँ, बट वो जो भी बताते हैं उनकी बहुत डिसाइसिव होती है थ्योरीज के, ये तो होगा ही, इस तरीके से वो बताते हैं। जे कृष्णमूर्ति की खास बात ये है कि वो ये कहेंगे, आप जो क्वेश्चन करेंगे उसके आपको 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ऐसा तो होता है वैसा तो नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत खराब है, ऐसी थ्योरीज में वो नहीं है। जे कृष्णमूर्ति को ऐसा बनाने में किसने मतलब सहयोग किया होगा? सबसे पहली बात तो है कि वो साउथ इंडिया से हैं। साउथ इंडिया में क्या है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक बोलबाला, सर्वत्र बोलबाला, मंदिर में, बाहर, घर में, इंडियन क्लासिकल इज टेकन लाइक ओ माय गॉड, साक्षात भगवान। और उसको मतलब एक दर्जा दिया जाता है, तो एक्सेप्टेंस बहुत हाई लेवल की है। और ऐसे वेस्ट बंगाल में है। तो इन जो जिस जिस जगह पर इंडियन क्लासिकल है उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है जानने में कि वहाँ के लोगों की रेस्पॉन्ड करने की जो एक आर्ट है वो कैसी है, ये समझने वाली बात है। अब हम आते हैं कि उनको ऐसा क्या एनवायरनमेंट मिला कि वो ऐसी एक इस तरह के इन्फ्लुएंसर बने कि आप एक क्वेश्चन लेके जाओ और फिर आपको 10 क्वेश्चन लेकर वापस आना पड़ेगा। ऐसे कैसे बने वो? एनी बेसेंट का नाम हम सब ने सुना है, और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की मतलब एक एक्टिव मेंबर थी, अच्छी वाली महिला कार्यकर्ता थी। और ये जो 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं सदी, इनमें जो जो काम हुए वो मैक्सिमम ईमानदारी से हुए। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है जानने में। ये मज़ेदार है कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आए तो वो यहाँ का धन दौलत देखकर तो चकित थे। वो कितने चकित होंगे ये तो अभी उस पर बैठ जाएंगे तो वो विजयदान देथा की ही लेखनी चाहिए कि भाई वो ही उसका वर्णन कर सकते हैं, उनके आश्चर्य को वो ही शब्दों में बांध सकते हैं। हमें कैसे समझ में आएगा? और ये उनको यहाँ का जो आर्ट कल्चर एंड नॉलेज था वो भी वो साथ लेके गए। यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई सोसाइटी, जब कोई नेशन, स्टेट, कम्युनिटी ग्रो करना चाहती है तो वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड को जरूर डेवलप करती है, वो जरूर डेवलप करती है। और यूरोप पूरा का पूरा इनसिक्योर था किस चीज़ के लिए कि वो पूरी दुनिया में अपनी पैठ जमाना चाह रहा था। तो आपस में जो स्टेट्स थे उनमें इनसिक्योरिटीज़ थी। तब रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की तरफ मुड़ी, लेकिन वो हुआ करती थी। तो धन आने लगा उनके यहाँ पे, धन से करना क्या है ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो मतलब इस जो दुनिया को उन्होंने पूर्व में देखा था, चाइना, इंडिया, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जापान आदि, जिनको भी देखा तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। और ये सारी कहानियाँ वहाँ पहुँची होगी कि वो लोग इस तरह से हंसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, ये है, वो बात ऐसे करते हैं, उनका बहुत सी चीज़ें। इसमें एक स्पेशल चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ऐसा शास्त्रों में माना जाता है, और प्रकाश की गति से भी तेज है थॉट की गति। मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं
थॉट पावर से मार्स पे जा सकती हूँ इसी क्षण। तो कहने का मतलब है कि थॉट ट्रैवल करता है और एक व्यक्ति एक सोच को, एक कंफ्यूजन को, एक कॉम्प्लेक्सिटी को, एक क्यूरियसिटी को वो लेके गया होगा वहाँ, और उसने फिर कितने तरीके से अपने पैर जमाए उस क्यूरियसिटी ने, उस इंटरेस्ट ने यूरोप में, और वो किस तरीके से, मतलब शेक्सपियर वगैरह सब बाद के 1498 के बाद। 1498 से पहले वहाँ चौसर का नाम आता है, जो मैंने पढ़ा, और भी होंगे। ग्रीक लिटरेचर का और ग्रीक एंशंट ग्रीस का उन पर प्रभाव है, लेकिन वो बहुत बाद में आया, और उन्होंने फिर ये लड़ाई जरूर लड़ी कि यहाँ का जो नॉलेज है उसको वहाँ उन्होंने पास ऑन करा लिया, और फिर वो उसे अपने अपने नाम दे रहे थे, है ना। ये ब्रिटिश क्राउन इसमें जीत गया, क्योंकि उनकी आपस में क्या कंपटीशन था कि भाई मैं उससे अच्छा लगूं, मैं उससे अच्छा लगूं, मैं उससे अच्छा लगूं, मैं उससे अच्छा लगूं, पैसे भी मेरे पास ज़्यादा हूं, मैं दिखने में भी अच्छा हूं, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। तो ये मतलब उन मतलब इसलिए वो मिडिल क्लास बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट भी हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, लेकिन वो अपनी थॉट प्रोसेस के कारण इम्पॉर्टेंट भी हो रहा था। ये सब वहाँ चल रहा था। और ये ब्रिटिश क्राउन इसमें कैसे जीत गया कि वो जितना पूरी दुनिया में टैलेंट है अपने पास, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ बुलाकर उन्होंने उन्हें बहुत तमीज़ से रखा, बहुत प्रेम से रखा कंपैरेटिवली। मतलब कुछ होता भी होगा वहाँ नेगेटिविटी, लेकिन अपनी, अब जिस दुनिया को छोड़ के आए वहाँ से बेटर कोई दुनिया हो तो कोई भी कहेगा भाई मुझे यहाँ से मत जाने दो, बिकॉज मुझे मेरी चीज़ मिल रही है, मुझे मेरा काम मिल रहा है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो वो जितने भी इस तरीके के पैशनेट लोग थे उन्होंने उनको बुलाया, और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से वो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो जो भी एक्स वाई जेड, वो सभी उसमें नॉलेज की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें वो काम कर रहे थे। तो ये भी एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसी में से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक कॉम्बो पैक बनाया। कॉम्बो पैक, रिलीजन भी हो, साइंस भी हो, उसमें थोड़ा कल्चर भी हो, थोड़ा ये भी हो, थोड़ा वो भी हो। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, हमने सबने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है। आज हम जय कृष्णमूर्ति की बात कर रहे हैं, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के थोड़ा सा छोड़ेंगे। फिर उन्होंने इसको ये उसकी एक्टिव मेंबर थी एनी बेसेंट, और इनको अचानक ऐसे लगा, मतलब ये फीलिंग आई उनको, और बुद्धिज्म में इन सब का बहुत इंटरेस्ट था। उसमें एक कारण हो सकता है कि जो सनातन परंपरा में जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स रहे और सोशल डिविजन्स रहे, जो कि मतलब जिसने जिया है वो तो जी रहा है। हम लोग तो आज भी कास्ट सिस्टम को मानते हैं, रेसिस्ट है। मेरे तो सारे कमेंट रेसिस्ट होते हैं, बहुत चिल्लाते हैं लोग मुझे कि इतना रेसिस्ट ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम तो हैं, है ना। मैं ओबीसी से हूँ, फिर भी है मेरा रेसिस्ट कमेंट होता है। मैं क्या मानती हूँ वो एक अलग बात है। तो ये मतलब क्योंकि मैं मानती हूँ से मेरा मतलब है कि कोई भी 100% नहीं मान सकता है। तो जितना मतलब ये सोशल डिविजन्स की प्रैक्टिसेस यहाँ पर हो रही होती, उतना दुनिया में कहीं मतलब एक पॉसिबल लगता नहीं है ना। तो उनको थोड़ा सा वो अजीब लगता था, और अनटचेबिलिटी भी थी इधर। तो उन लोगों को बुद्धिज्म सूट करता था। टी.एस. इलियट बाद में हुए थे, वेस्टलैंड उन्होंने एक बुक लिखी है, वो उसमें बुद्धिज्म का रेफरेंस आता है। तो उनको बुद्धिज्म ने अट्रैक्ट किया। यहाँ हमने ये दो बातें क्यों की कि एक जब थॉट प्रोसेस शुरू होता है तो वो कई लोगों को कई कई तरीके से प्रभावित करता है। जब एक थॉट प्रोसेस है मेरे पास कि ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, इतने का क्यों है, उतने का क्यों नहीं है, तो वो फिर वो उसी तरीके से उसी में फिर नई नई चीज़ें शुरू होती। तो उस समय ये सारी चीज़ें शुरू हो रही थी, क्या कि मतलब इसकी प्रैक्टिस करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ये क्या है, इसकी इस नॉलेज को जानने की क्यूरियोसिटी, उसकी क्यूरियोसिटी। 1800 में
1800 से पहले और 1800 के आसपास, मतलब 50-100 साल के भीतर अमेरिका में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको लेकर बहुत डिस्कशंस होते थे। बहुत डिस्कशंस होते थे, लोग मिलते थे, बात करते थे और उनको लेकर उनका रेस्पेक्ट था। जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, तो टी.एस. इलियट ने उस पर एक किताब लिखी, द ओवर सोल नाम से भी आता है वो, और सुप्रीम सोल ऐसे करके भी है। तो वो जो बुक थी, हेनरी डेविड थॉरो थे जो उसी थॉट प्रोसेस के साथ अपना कुछ मदर नेचर को लेकर लिख रहे थे। एमिली डिकिंसन थी, वर्ड्सवर्थ हुए इधर मदर नेचर को लेकर। तो यहाँ पर जिससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो प्रजा है, मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, वो एक स्टेट की रणनीति को कैसे चेंज करने की कोशिश करता है या कर पाता है, उसमें कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है, क्योंकि वो एक बड़ा बाजार भी है, क्योंकि उस पर सोसाइटी का डेवलपमेंट डिपेंड भी करता है और वो उसको प्रभावित भी करता है अपनी सोच से। कोई भी अपनी सोच से जरूर प्रभावित करता है, इसीलिए लोग चिढ़ते हैं एक दूसरे से या खुश रहते हैं एक दूसरे से। तो ये सारा इंडियन स्क्रिप्चर्स पे बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। 1900 में जब आके आसपास जब ये विवेकानंद का जादू पूरी दुनिया में छाया, क्योंकि वो जो उनकी कन्फ्यूजन से उनको उन्होंने बहुत दूर किया विवेकानंद ने अपनी स्पीचेस से। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हमारे लिए भी थी। तो इस तरीके से वो 1895 के बॉर्न है ये जे कृष्णमूर्ति। यहाँ पे हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइम पीरियड, एक तरह मतलब उसमें जो चेंजेस आते हैं वो जैसे इसकी डिमांड है, उसके नए 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 रूप विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं और ग्रो करते हैं और वो मतलब फ्रूटिफाई भी होते हैं। इस तरह से हम जानना चाह रहे हैं। तो विवेकानंद का तो उन पर असर था ही, और ये मतलब एमिली डिकिंसन को बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते करते समझ में आया कि वो ये मतलब महात्मा बुद्ध की आत्मा जन्म लेना चाहती है, क्योंकि उनके बहुत सारे काम अधूरे हैं, तो वो उनको पूरा करना चाहती है, तब उनकी मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा उनको। तो वो मतलब उनको, बट it's failing to find out the right kind of couple who can carry its energy। उनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि कोई कपल उसको कैरी नहीं कर सकता। ये उनका सोच था एमिली डिकिंसन का। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चा ऐसा बड़ा करूँगी जो मतलब उसको मैं इतना तैयार कर दूंगी कि वो महात्मा बुद्ध की आत्मा को कैरी करने के लायक हो जाएगा। और ब्राह्मण को लेकर उनके मन में बहुत रेस्पेक्ट है, और ब्राह्मणों ने, यदि हमारे यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का काम हुआ है तो इसे कोई कितना भी रेसिस्ट कमेंट बोले, लेकिन ब्राह्मणों ने अपना कंट्रीब्यूशन प्रिविलेज क्लास में सबसे ज़्यादा दिया है। प्रिविलेज क्लास में इनके पास में रिसोर्सेज सबसे कम है और इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओबीसी SC ST तो क्या कर रहे हैं, बाबा साहब और ये महात्मा फुले और इनको हम यदि प्रणाम करते हैं, हमारा शत शत प्रणाम करते हैं, लेकिन ये पिछले कितने सालों से इनमें वो सब तो है कि हमारी शादी ऐसे होनी चाहिए, मकान ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक बुद्धिजीवी है, जैसे कहते हैं ना, एक दिमाग भी होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें अपने आप को कैसे इस नए चैलेंज के साथ, इस सोसाइटी के नए नॉर्म्स के साथ अपने आप को विकसित किया, ये एक विषय है। इस पर इनको खुद को ही बात करनी चाहिए। कोई और क्यों बात करे, मेरे बारे में कोई और क्यों बात करे, मैं खुद करूँ। हाँ, तो उस तरह से तो ये मतलब इनको लगा ब्राह्मण बच्चा लेकर जाऊंगी मैं, क्योंकि ब्राह्मण्स इट इज एन एनलाइटेंड क्लास, ऐसा बोलते हैं वो, आज भी बोलते हैं यूरोप में। आपको आज भी मिल जाएंगे वो लोग बोलने वाले कि इंडिया, ओ, यदि उनके दिमाग में ये होगा कि इंडिया है और ये, अरे ब्राह्मण को लेकर उनको, तो उनको कहना पड़ता है भाई ब्राह्मण तो भारत में 5% है, बाकी तो 95% तो सेकंड जिसको कहते हैं कि
दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं। तो खैर ये मजाक था। तो वो ब्राह्मण का बच्चा लेके गई, गोद लिया उन्होंने, उनको अच्छे से ग्रो मतलब करने में जो जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। वो कांग्रेस की एक्टिव मतलब मेंबर थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। एक कांग्रेस के अधिवेशन में ये राजा नवाब और ये सब पहुंचे, है ना, तो उनको बुलाना, उनको बिठाना, उनका ये बहुत काम होता है। कोई काम करता है ना, उसी को पता होता है कि ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जाती हैं। तो ये सब चल रहा था और गांधी जी ने उनको सुना दिया कि भारत में इतनी गरीबी है और आप लोग इतना इस तरीके से डेकोरेटेड आए हो, आपको सोचना चाहिए। तो नाराज हो गए वो लोग, और फिर वो चले गए। तो एनी बेसेंट उनको मनाने गई, मतलब पीछे पीछे गई और रोका उन्होंने गांधी जी को बोलने से। तो ये सोचो कि वो कितना कंसर्न रहती थी, मतलब कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन था उनका। तो ये उनको जे कृष्ण मूर्ति को उन्होंने तैयार किया, क्या सोच के तैयार किया कि ये मतलब महात्मा बुद्ध की आत्मा का कोई अधूरा काम है, ये पूरा करेंगे। ठीक है, बड़ी मजेदार स्टोरी है ये। फिर ये पूरा करेंगे। और जिस समय ये मतलब 1929 में डिसाइड हुआ था कि इनको अब मतलब कोई इन्होंने दिन तिथि नक्षत्र देखा कि अब इनको वो आत्मा का प्रवेश कराएंगे, तो जय कृष्ण मूर्ति ने मना कर दिया, बोले मैं मानता ही नहीं ऐसी चीज को, बस खत्म, आई डोंट बिलीव इन सच आइडियोलॉजीज। तो सोचो कि वो कितना क्रूशियल टाइम होगा, कितना मुश्किल है कि कोई आपको बहुत बड़ी पोस्ट दे रहा हो, लाखों फॉलोअर दे रहा हो, भाषण देना है, कुछ करना नहीं है ना, ये करो ये करो ये करो, और आपको मतलब लोग एकदम अद्भुत समझकर प्रणाम कर रहे हों आपको मतलब अपनी हर चीज अच्छी चीज के लिए आपको क्रेडिट देते हो, ये वो। उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं इस चीज को नहीं मानता। उनकी स्पीचेज चलती रही थी और टॉक्स टाइप, और लोग क्वेश्चन करते थे तो इन रिटर्न क्वेश्चन किया करते थे। उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी रही यूरोप में, और बेंगलोर में उन्होंने एक स्कूल भी खोला, और उन्होंने मतलब ये आ, आ, एक जिसे कहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ ज़िंदगी जी। खैर यहाँ तक तो एक बात हो गई। अब ये बात आती है कि उनमें मतलब ऐसी क्या मतलब विशेष बात थी, उन्होंने जो मतलब हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं, मतलब वो उस समय की यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटी को उन्होंने कितना इम्प्रेस किया। एक तो मेंटली तैयार थे, ये सारी जो जगह जिनका हम नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सबका नाम ले सकें, नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उन्होंने उन मतलब एक तो वो मेंटली तैयार थे कि उनको कोई ऐसा मतलब सोच चाहिए था कि जो मतलब उनको एक गुड ह्यूमन बीइंग या उनके जीवन को कोई अर्थ दे, ऐसा उनको दे सके। मेंटली तो वो तैयार थे, पढ़ते भी थे, आपस में डिस्कस भी करते थे। जैसे आज के समय में रील्स होती हैं एक्सचेंज, वैसे उस समय में इसको लेकर थॉट्स, इन थॉट्स को लेकर अपना एक्सचेंज चलता रहता था। लोग बहुत मिलते थे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। तो उसी में क्या है कि सोचो एक ये सिस्टम था, एक ये सिस्टम था कि आई मस्ट लुक गुड, आई मस्ट लुक समथिंग अद्भुत। ये मतलब करीब करीब यूरोप ने तो इसे छोड़ ही दिया है लगभग, कुछ कंट्रीज में ये है कि आई मस्ट लुक अद्भुत। ऐसे आर यू राइटर, दिखती नहीं और राइटर जैसी। अच्छे डांसर और डांसर जैसे दिखते कैसे हैं, बोले डांसर जैसे दिखती नहीं, कैसे दिखेंगे ऐसे, मतलब यूं वो पप्पुल जयकर एक बहुत वो फेमस है, ऐसे साड़ी हो, ऐसे ये हो, यूं चलो, मतलब आप क्या लिखते हो नहीं लिखते हो, आपको यदि उसके जैसे दिखते हो तो यू आर कंसिडर्ड लाइक ओ ऐसे दिखते हो, वाओ अद्भुत। ये तो ये 1950 के आसपास वहाँ बड़ी समस्या थी कि मुझे ऐसे दिखना है, और उसको लेकर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास ऑल द टाइम बहुत टेंशन में रहता था। एक ड्रामा है द डेथ ऑफ ए सेल्समैन, मैं राइटर का नाम भूल गई अभी।
तो वो मैंने ड्रामा पढ़ा था कभी, तो द डेथ ऑफ ए सेल्समैन, तो उसको पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को लेकर प्यार एक नैसर्गिक जरूरत है। उस उनके लिए जान दे देना आपकी एक नैसर्गिक जरूरत है। जान देना दे देना से मतलब है कि उनके बारे में सोचना, उनके अनुसार अपनी जिंदगी को मोल्ड करना एक नैसर्गिक जरूरत है। तो उसका जो हीरो होता है उस ड्रामा का, वो कुछ ऐसे ही अपने बच्चों को लेके बहुत कंसर्न रहता है, और बस उसमें यही होता है कि यू शुड लुक अद्भुत, स्पेशल दिखो, समथिंग वेरी स्पेशल इट शुड बी। मतलब नॉर्मल दिखना लाइक सिन है ना, कोई क्राइम कर रहे हो, ऐसा एक सोसाइटी का थॉट प्रोसेस था। उस थॉट प्रोसेस में जे कृष्णमूर्ति ने उनको नथिंगनेस की प्रैक्टिस सिखाई। ये नथिंगनेस, वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट समथिंग, दिस थिंग, दैट थिंग, और वो बोले नथिंगनेस। ये नथिंगनेस क्या होता है, ये उनको एक बड़ी मजेदार चीज बताई। और इसके संदर्भ में एक बड़ा विषय है भारत में, इसमें कैसे बात की गई। भारत में जब भारत की बात मेरे मुंह से निकलती है, इसका मतलब मैं प्राचीन भारत को ही मानती हूँ। वो एक ऐसी खतरनाक नींव है, मजबूत नॉलेज को लेकर, कि उसको मतलब ठीक है उसमें नथिंगनेस शब्द नहीं होगा, लेकिन इससे लेकर बात की गई है, और लंबे चौड़े चौड़े शास्त्र लिखे गए हैं। वो जरूर मैं कोशिश करूंगी कि हम उसको दोबारा समझें हमारे मतलब एक नॉर्मल ले मैन के टर्म्स में। तो ये मतलब नथिंगनेस, एक्सपीरियंस एंड नथिंगनेस, एक उनकी जो खास बात थी जे कृष्णमूर्ति की, कि माइंड एक्चुअली रूल्स। और यही चीज श्रीमद् भागवत गीता में भी है कि अर्जुन, हे पार्थ, जो तू सोचता वही मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही तू सोचता है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद द मतलब जिससे कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर, एक विद a kind of procedure the mind follows। हम सबका दिमाग एक ऐसी प्रोसीजर से कनेक्टेड है कि हमको मतलब उसको समझना नहीं आता है। अब ये चश्मा, इसका कितना भी कॉन्शियस डेवलप हो जाए, इसको जिसने बनाया उससे ज़्यादा डेवलप होना बहुत मुश्किल है। तो हमको जो दिमाग बना रहा है उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। साइंस इस मामले में इतना ऑनेस्ट है, वो ये कहता है कि भाई हम आप पेरेंट्स चाहते हैं वैसा बच्चा तो बना के दे देंगे लेबोरेटरी में, लेकिन उसका दिमाग की हम गारंटी नहीं लेते। दिमाग इतनी शानदार चीज़ है, और दिमाग को हमारे प्राचीन भारत ने बहुत अच्छे से समझा है। जे कृष्णमूर्ति ने उन सारे जो एंशिएंट मतलब प्रीवियसली जो एस्टेब्लिश नॉलेज था उसको करीब करीब मतलब ऐसा लगता है कि वो उसको डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं उसको, लेकिन उनकी बातों में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके आरएनए में है, वो आपके बैकअप मेमोरी में है। आप जहाँ पे जन्मे वो मेमोरी आपके साथ चलती है, भले आप इंडिया छोड़ के वहाँ चले गए हो, लेकिन आप बातें तो इंडिया की कर रहे हो ना। और वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आपके सामने आती है तो आप उसे नई टर्मिनोलॉजी के साथ बोलते हो, क्योंकि लेकिन इससे मेरी पहचान पूर्व जन्म से है। इस जन्म में मैं पहली बार मिली हूँ, तो मैं उसे कोई नई टर्मिनोलॉजी से पहचानूंगी, लेकिन मैं उसे पहचान लूंगी। वो हमारी मतलब जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो एक मेमोरी मतलब लंबी चौड़ी मेमोरी की लंबी यात्रा है, मतलब उसमें जर्नी है। तो ये मतलब एमिली डिकिंसन ने ये बात कही कि महात्मा बुद्ध की आत्मा अधूरा काम पूरा करने के लिए आएगी। उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं तो महात्मा बुद्ध को मानता ही नहीं। सोचो कितना टफ टाइम होगा, लेकिन उन्होंने उस समय की जो जरूरत थी, आई मस्ट लुक लाइक दिस, ऐसे हो तो वैसा होना चाहिए, वैसे हो तो वैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो। ये जो मतलब एक ऑल द टाइम आप एक घेरे में फंसे हो जो आपको सब खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है, उससे उन्होंने मतलब निकलने की उनको जरूरत थी। और जे कृष्णमूर्ति ने उन्हें एक आइडिया दिया कि बेटा इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ। नथिंगनेस को समझने के लिए हमें अलग से टाइम चाहिए। 25 मिनट हो गए।
तो ये मतलब जे कृष्णमूर्ति की खास बात है। तो हमने क्या समझा, एमिली डिकिंसन, हमने क्या समझा, उनको उनको एक इंटेंस फीलिंग थी कि महात्मा बुद्ध की आत्मा जन्म लेना चाह रही है, उन्होंने उसकी तैयारी की। उनको तो मतलब प्रैक्टिकली ये समझ में आ गया कि ये नहीं मानने वाला भाई, ये तो साफ मना करा, मैं ऐसी किसी आत्मा परमात्मा को मानता ही नहीं। तो लेकिन उन्होंने काम कैसा किया, उसी लेवल का, मतलब एक तरीके से उस समय के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। ये इनकी एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग एक वो है, समझ है। अब हम आते हैं कि लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लिश को भारत के उसमें लाकर यहाँ थोप दिया। सच भी होगा, सच हो सकता है, लेकिन इस सच के साथ ये भी सच है कि उस समय यूरोप में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही थी, नई 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 नई, तो यहाँ पे भी उन्होंने खोल दी, अनेकों अनेकों अनेकों। उनका झंडा तो यहाँ फहरा ही रहा था, ब्रिटिश क्राउन का फ्लैग तो यहाँ पे लहराता ही था, तो उन्होंने खोल दी। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि उसके पैरेलल हमारी भी बहुत सारी मतलब हमारे लोग भी आगे उठे आए, और उन्होंने हमारे भी नॉलेज को उसके ओरिजिनल फॉर्म में री इंट्रोड्यूस किया हमारी जनता को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 5 मई 1925 में गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना हुई थी लाहौर में, और ये 100 साल हो गए, नहीं 5 मई 1905 में हुआ था, 1905 में समथिंग, मैं भूल गई तो वो मतलब सोचो ये सारे जो बड़े बड़े सिटीज़ थे वो सब कैसे थे, हब थे, हब, नई चीज़ें, नया सीखें, नए तरीके से कल्चर को डेवलप करें, उसमें मतलब जितना प्योरिटी से डाल सकें वो हम डालें, ये उन्होंने सोचा। उस समय हर कोई, मतलब हर कोई, जब हम बात करते हैं कि ऐसा होता था, इसका मतलब क्या है, 7 और 3 का रेशो रहता है, 10 में से 7 करते हैं, 3 नहीं भी करते हैं, इतना तो रहता ही है, इतना तो हमेशा रहेगा किसी भी चीज़ में। एकदम कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, और एकदम कोई चीज़ वो नहीं बनेगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी तो फिर तालिबान बन जाएंगे हम, ये देख लो हाँ, डरावनी बात है ना, बहुत डरावनी है, बहुत 1930 नहीं, वो कुछ और है, वो मुझे मिल नहीं रहा, 1905 में था या शायद 1900 में था। तो ये मतलब एक ऐसे, मतलब ये इधर हमारे यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, फिर ये मुस्लिम का जो है, बहुत सारी, मतलब मैं अभी नाम बोल रही हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साथ चली, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात है जानने के लिए कि एक टाइम पीरियड होता है जब उसी तरीके की वो जनरेशन होती है वैसी, कि वो डिसाइड करके आती है कि हम कहते हैं यही करना भाई, हमको कुछ और नहीं करना है। लेकिन ये 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं सदी बड़े मज़ेदार थी। यूरोप ने अपने आप को इससे निकाल लिया है कि भाई हमको ऐसे दिखना, ऐसे नहीं दिखना, ऐसे यूं यूं, तो मैं जो, ये तुम्हारा सर दर्द है, तुम बैठ के सोच रहे हो, तो यूं देख कर यूं दिखना चाहिए, यूं होना चाहिए, बोले हम नहीं मानते। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे पूरी शांति है, लेकिन उस शांति का उन्होंने भुगतान किया है, हर चीज़ भुगतान के बाद मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। तो वो उस शांति को बनाए रखने के लिए एवरीडे कौन सा चैलेंज लेते हैं, वो भी एक विषय है। यूरोप में आप जाएंगे तो आप उन्हें कहेंगे कि मैं क्लास में फर्स्ट आती थी, मैं तो हमेशा फर्स्ट आई, तो कहेंगे फर्स्ट आने के अलावा क्या करते थे, मेरा ना स्विस बैंक में एक अकाउंट है, उसमें मेरे ना इतने पैसे हैं कि मेरी 50 पीढ़ी बैठ के खाएगी। बोले उसके अलावा क्या किया। उनका कहना इस तरह से होता है कि ये तो व्यवस्था ने दे दिया आपको, आप मतलब एक सिस्टम का वो पार्ट हो जिसमें आप प्रिविलेज्ड हो, आपको ये चीज़ें मिल रही हैं,
मैं क्लास में फर्स्ट टाइम, मुझसे भी ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट है, पर वो उस समय उस टाइम पीरियड में मुझसे कॉम्पीट करने के लिए नहीं थे, इसलिए मैं फर्स्ट दिख रही हूँ। तो ये एक सिस्टम है, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यदि मेरे पास में स्विस बैंक में अकाउंट्स ही अकाउंट्स भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब दुनिया की दी बेस्ट हूँ। ये यूरोप इस थ्योरी में बिलीव करने लगा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वही 1945 के बाद ये एक लंबा चौड़ा चेंज आया था उन लोगों में, और मतलब वहाँ की सरकारों को झुकना पड़ा। तो हम यहाँ पे कितनी बातें करी, मतलब मिडिल क्लास की पावर की बात की हमने, और हमने क्या बात की कि यूरोप में जो ब्रिटिश क्राउन था वो पूरी दुनिया के स्पेशली गिफ्टेड लोगों को बुलाकर अपने यहाँ पर रख रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, नॉलेज का एक धमाका हुआ, वॉल्केनो, है ना। तो उसी का एक ये रिजल्ट रहा, एमिली डिकिंसन टाइप ढेर सारे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई भी की। फिर वो आप मतलब एक काम करते हो तो आपको 100 फायदे होते हैं तो 100 नुकसान भी होते हैं, ये है। वो थोड़े भारत को छोड़ना चाहते थे, यदि वो छोड़ना चाहते तो वो फिर हमारा विभाजन नहीं करते, है ना। और विभाजन किया उन्होंने तो ठीक है, इसमें किसी एक नेता का हाथ होगा, 5 नेता का हाथ होगा, तो और हजारों लोग भी तो थे, उन्होंने भी तो चुपचाप होने दिया। तो उसका क्या सिस्टम रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, उस समय की पब्लिक क्या सोच रही थी। और पब्लिक जब मतलब पॉलिटिकल डिसीजंस हमेशा मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो पावरफुल का ही होता है, क्योंकि पावरफुल पॉलिटिकल उसमें एस्टेब्लिशमेंट में उसका मेजर रोल होता है। तो वो जब पावरफुल का मेजर रोल होगा तो वो मतलब खुद के पैरों पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा भाई, खुद के पैरों पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा। तो ये चीज है। तो ये भी एक विषय है कि आप मतलब उस समय ठीक है, ये 2, 5, 10 नेता ऐसे थे जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए मतलब अग्रेसिव कोशिशें की, उन अग्रेसिव थे वो उसको लेके। लेकिन ऐसे भी हजारों लोग होने चाहिए थे ना, वो उनकी क्यों नहीं चली। 5-10 ही थे जो उसके फेवर में थे, बाकी 5,000 उनका क्या, वो क्यों चुप रह गए, उनकी क्यों नहीं चली। उनकी सोच में कहाँ कमी रह गई, उनमें पावर कम क्यों थी, उनकी एनर्जी कम क्यों रह गई, ऐसे कठिन समय में क्या होना चाहिए। अब क्योंकि विभाजन हुआ तो हम उस पर बात कर रहे हैं, विभाजन नहीं होता तो हम इस पर सोच ही नहीं रहे होते थे, वो भी है। तो कोई कठिन काम हमारे साथ मतलब कोई एक नुकसान होता है तो फिर हमें हमारे सोच को वो एक नए तरीके से बल भी देता है, उसको डायरेक्शन भी देता है, ये ऐसा भी होता है। तो ये मतलब इतने सारे लोगों की हमने बातें की। जय कृष्णमूर्ति, नथिंगनेस नहीं, समथिंग समथिंग, ये चाहिए, डायमंड चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, यूं चाहिए, वो चाहिए, नहीं, नथिंगनेस। यदि मतलब दिमाग नथिंगनेस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या है, इट्स नॉट ए लिविंग बीइंग। ये मैं मेरी तरफ से डाल रही हूँ, उनकी तरफ से नहीं। ये बुक है मेरे पास में, 2008 में मैंने ली थी। उसके बाद तो फिर मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी। मुंबई में ग्रैंड रोड, पैडर रोड पे क्रॉस वर्ल्ड में से ली थी मैंने। तब मेरे लिए, क्योंकि वो था नहीं, डिजिटल वर्ल्ड था नहीं, तो इस तरह की मतलब चीज़ें मेरे लिए इट वाज लाइक एन अचीवमेंट। डेथ इज इनएविटेबल, बट वी आर अफ्रेड टू लेट द पास्ट गो। उनका जो कहना है कि वो पास्ट से निकल जाओ, वो उस है करीब करीब उसी तरीके की कि विपश्यना और ये जो चीज़ें होती है ना, समथिंग समवेयर वहीं पे घूम के चली जाती है। कैन वन बी फ्री इंस्टेंटली एंड लिव विदाउट कन्फ्लिक्ट्स और डज इट टेक टाइम। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं, कैन वन लिव विदाउट द पास्ट इमीडिएटली और डज गेटिंग रिड ऑफ द पास्ट टेक टाइम। वो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करते हैं,
Does it take time to get rid of the past, and does this prevent one from living immediately? That is the question. The past is like a hidden cave, like a cellar where you keep your wine, if you have wine. है ना? वाइन ये बहुत अच्छा सा शब्द है कि मतलब हमें हमारे पास्ट से वो नशा मिलता है। देखो ये एक छोटी सी लाइन है, मुझे पढ़ने की हमेशा ऐसी आदत है। कोई भी मैं एक लाइन पेज खोल लेती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, फिर उसको बहुत देर तक वो जिसे कहते हैं चू करती रहती हूँ, मिंटिंग। तो ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में हमने वाइन रखी हुई है। भगवान शिव भूतात्मक जगत के मालिक माने जाते हैं। भूतात्मक जगत में नशा है, दूसरे तरीके से एंशिएंट इंडिया ये कहना चाह रहा है, उस नशे की पावर है। यदि कभी एक्सीडेंट हो जाए, यदि कभी कोई ऐसी चीज हो जाए, तो ये मानो कि हमारे दाएं भाग में यहाँ पे शिव रहते हैं, है ना? कैसे रहते हैं, कभी तबड़ा वीडियो हो गया तो वो मतलब इधर भगवान शिव रहते हैं, शिव जी। तो उनमें मतलब इतनी पावर है कि वो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए, हमारी कॉन्शियस के लिए नशे की तरह होते हैं। मतलब वी आर जस्ट इनटू इट, स्टक हो जाते हैं हम एक कॉन्शियस के रूप में। तो ये एक लाइन है, वो मतलब इशारा करते हैं जय कृष्णमूर्ति। बड़ी बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनके बारे में जानना और समझना। खैर, एनीवेज, थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। नमस्ते, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।